तो हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट 2 नंबर इसमें क्या बातें आई थी प्रस्तावना के अंदर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि पिछली बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपने अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया होगा और पीछे जितनी भी अपनी क्लासें थी उनको नोट भी किया होगा सभी ने। तो 2 नंबर देखो, 2 नंबर नाम आया था इसमें प्रस्तावना में, अगर आपने सही से देखा है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 2 नंबर नाम क्या आया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कि भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें ये बात लिखी हुई थी कि भारत का संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। ये बात लिखी हुई थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पूछ ले कि भारत पर, इसका मतलब क्या होता है कि भारत पर किसी आंतरिक या बाहरी, आंतरिक या बाहरी शासन नहीं होगा कि भारत पर आंतरिक या बाहरी शासन नहीं होगा। कहने का मतलब बाहरी सत्ता का अधिकार नहीं होगा, सत्ता का अधिकार। क्या कह सकते हो कि प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का मतलब शासन, खुद का शासन, कि भारत पे किस प्रकार का शासन होगा? खुद का शासन होगा। प्रस्तावना क्या कहती है कि भारत पे खुद का शासन, जनता का शासन होगा, जनता द्वारा बनाए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाएगा। जनता किस प्रकार से शासन करेगी कि अपने प्रतिनिधि जो चुनकर भेजती है, मताधिकार का प्रयोग करके वही भारत पे शासन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत पर किसी भी आंतरिक का मतलब होता है किसी भी ऐसे संकट का अधिकार नहीं होगा, किसी ऐसे राजा का अधिकार नहीं होगा जो देश के शासन की बातों को संभालता हो, या बाहरी शासन नहीं होगा कि विदेशी ताकतों का भारत पे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। इसके बाद 3 नंबर बात आपने क्या पढ़ी? देखो, समाजवाद। 3 नंबर बात क्या पढ़ी थी आपने? समाजवाद। ये क्या कहती है समाजवादी? कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? आपसे पूछ ले कि जो समाजवादी शब्द है, बात इसकी चल रही है कि समाजवादी शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? तो कहोगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 कि 1976 के अंदर समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था, पहले नहीं था। इसका मतलब होता है कि समाज के आधार पर भारत कैसा होगा? भारत एक समाजवादी देश होगा जिसमें सभी समाज समूह को एक साथ लेकर चलेंगे, साथ उनकी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि सभी समाज जितने भी हैं अलग अलग, चाहे वो उच्च हो, चाहे मध्यम हो, चाहे निम्न हो, 3 प्रकार की समाजवादी धाराएं होती है। समाज की धाराएं होती है उच्च, मध्यम और निम्न। तीनों समाज की धाराओं को साथ लेकर चलने वाला देश जो होगा वो कौन सा होगा? भारत होगा। इसलिए किस शब्द को अपनाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपसे पूछले समाजवादी शब्द को अपनाया गया। फिर है इसके बाद आगे वाला शब्द आया था धर्मनिरपेक्षता। कौन सा शब्द आया था? धर्मनिरपेक्षता। यह आया था धर्मनिरपेक्षता। कि ये भी आपसे पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
अब आपसे पूछ ले कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया संविधान में, इससे भी ज्ञान इसमें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से जोड़ा गया। अब जब अपना संविधान पढ़ रहा था उस दौरान धर्मनिरपेक्षता है समाजवादी शब्द को नहीं अपनाया गया, लेकिन बाद में इनकी आवश्यकता महसूस हुई। भारत जैसे विशाल देश को देखते हुए इन्होंने इन जो है दे रखे हैं धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द को भी अपनाना क्या कर दिया, बहुत जरूरी कर दिया। तो बात चल रही है कि धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है, भारत में सभी धर्म समान होंगे, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत में अनेक धर्मों का देश है, भारत में अनेक धर्म के लोग विद्यमान हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे बात करें हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, ये अनेक प्रकार के धर्म भारत में विद्यमान हैं, अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो कहता है कि भारत में सभी धर्म क्या है, समान होंगे, सभी का अपना अपना महत्व होगा, जो जिसकी मर्जी है उस धर्म को अपना सकता है। और भारतीय जो है वो ये कहता है कि किसी एक धर्म के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि एक धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाएगा, एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। तो ये थी 4 नंबर बात होगी अपनी धर्मनिरपेक्षता। 5 नंबर पूछ ले लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य 5 नंबर बात क्या है इसमें आई थी, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना, भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना। कहने का मतलब कि भारत विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में सम्मिलित होना चाहता है जो लोकतांत्रिक गणराज्य वाले, कि जो खुद का शासन है, कि उन देशों में सम्मिलित होना चाहता है जहां पे उन देशों का खुद का शासन है और किसी ना किसी संगठन के साथ जुड़े। तो भारत भी खुद को एक राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाता है। कहने का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है वो लोकतांत्रिक के शासन कहलाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। गणराज्य मतलब लोगों का देश या लोगों का शासन, कि लोगों द्वारा निर्मित शासन किस देश का होगा, भारत देश का होगा, कि लोग हैं वो मिलकर बनाएंगे एक शासन की नींव रखेंगे या शासन को मिलकर दर्जा दिया जाएगा, वो होता है लोकतांत्रिक गणराज्य, कि किसी ना किसी देश के साथ जोड़ना, या ये भी कह सकते हैं राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाना, विदेशी समझौते करना। क्या करना, विदेशी समझौते, कि जो भारत देश है वो विदेशी समझौते खुद करेगा, उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होगा। तो ये भी बनता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य में कि भारत के जितने भी लोग हैं या भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है वो विदेशी समझौते करेगी, वो खुद पे डिपेंड है। अब हमने बातें पढ़ी, पहली पढ़ी हम भारत के लोग, दूसरी पढ़ी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासन, तीसरी बात हमने पढ़ी थी समाजवादी, 4 नंबर बात पढ़ी थी हमने धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पंथनिरपेक्ष। 5 नंबर हमने जो बात पढ़ी थी वो है लोकतांत्रिक गणराज्य, कि लोगों के द्वारा शासन या राष्ट्रमंडल से जोड़ना। फिर आगे पूछ ले कि इसके बाद क्या नाम आया था, इसके बाद नाम आया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 6 नंबर तो विशेषता भी कह सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आदि वाली विशेषता है। पहला पढ़ेंगे सामाजिक। देखो सामाजिक, अपना जो समाज है, भारतीय समाज, इस समाज में रहने वाले लोगों की बात चलेगी कि इस समाज के अंदर अनेक जाति, धर्म, लिंग, वर्ण या फिर पूछ ले कि संपत्ति या अन्य किसी भी प्रकार या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या हो गया भाई? सामाजिक का अर्थ आपसे पूछ ले कि सभी नागरिकों को, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता प्रदान की जाएगी। समानता प्रदान की जाएगी। क्या हो गया? सामाजिक का कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, जाति, अनेक जातियां, उस मध्य कोटि में 3 प्रकार की जातियां होती है देश के अंदर। तो जाति के आधार पे अनेक धर्म में, मैंने पहले कहा है, ये धर्मनिरपेक्षता हमने पढ़ा था कि किसी भी धर्म के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिला और पुरुष, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बात करें कि एक लड़की हो या एक लड़का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, रंग के आधार पे, वर्ण का अर्थ होता है रंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। या अन्य किसी भी आधार पे किसी भी नागरिक के साथ, जो भारत का नागरिक है, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कि भारत के समाज के अंदर रहने वाले नागरिक को हम किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते, उनको अलग करने की कोशिश नहीं कर सकते। अर्थात कह सकते हैं कि भारत के समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से दर्जा देना और समानता देनी, कि उन पे किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो वो होती है आपसे पूछ ले सामाजिक। दूसरी बात है इसमें आर्थिक। दूसरी बात क्या है? आर्थिक। अब आर्थिक दृष्टि से आपसे पूछ ले कि ऐसी व्यवस्था का अंत करना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों या बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाए। कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए, अंत करना चाहिए, जिसमें कुछ साधन संपन्न अन्य का शोषण करते हो। कि ऐसी व्यवस्था को समाप्त करनी है, ऐसी व्यवस्था का दी एंड करना है। कहने का मतलब अमीर और गरीब के मध्य जो खाई है, अमीर और गरीब के मध्य जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को समाप्त करना है। ये न हो कि अमीर है वो गरीब व्यक्ति का, यहाँ भारत में सभी लोग समान है। अभी कहा है हमने, यहाँ पे रहने का अधिकार सभी को है। तो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण न करें, उन्हें किसी भी प्रकार से, कहने का मतलब है कि उनके पास संसाधन है, अमीर हैं, तो वो ये न हो कि किसी ना किसी आधार पे गरीब व्यक्ति का शोषण करते रहे। अगर ऐसा हो नहीं होना चाहिए। इसी व्यवस्था को समाप्त करता है भारतीय संविधान। यहाँ पे सभी को अपनी बातें कहने का, सभी को अपने विचार रखने का, सभी को अपना विकास करने का, सभी को यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार मिले हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। फिर है राजनीतिक न्याय, या कह सकते हैं राजनीतिक। तीसरा कौन सा है? राजनीतिक। कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लेने के
अवसर प्राप्त हो कि कोई व्यक्ति है भारत का, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उच्च मध्यम निम्न वर्ग का हो, किसी ना किसी, जैसे नीचे वाले वर्ग से बात करें, किसी ना किसी राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे मत का क्षेत्र हो, चाहे चुनाव का क्षेत्र हो, चाहे बात करें कि किसी पद को लेकर हो, तो ये बात चल रही है। बात देखो क्या चल रही है कि किसी पद को लेकर, जैसे पद है नीचे से नीचे प्रारंभिक स्तर पे बात करें कि वार्ड पद से लेकर वार्ड पद, सरपंच या पंचायत समिति, या फिर बात करें विधायक, या फिर बात करें सांसद, या फिर बात करें राष्ट्रपति, या बात करें प्रधानमंत्री, ये मुख्य जो पद हैं। इनके अलावा जैसे नगर पालिका के अंदर महापौर, वार्ड पार्षद, किसी ना किसी पद पे, कहने का मतलब है कि किसी ना किसी पद पे व्यक्ति को हिस्सा लेने के लिए कोई भी प्रकार की रोक न हो, सभी को अवसर मिले, सभी भाग ले सके। ये कहता है अपना 6 नंबर पॉइंट राजनीतिक न्याय वाला, कि सभी को समान रूप से दर्जा मिले भाग लेने का। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो 6 नंबर पॉइंट था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक मतलब समाज में किसी भी प्रकार के रहने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का क्या ना हो, भेदभाव। आर्थिक मतलब कि धन से संबंधित, सभी को कमाने के अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, अपने जीविका पालन के लिए वो काम कर सकते हैं, लेकिन ये न हो कि जीविका यापन के लिए वो काम करते हैं, अमीर लोग उनका शोषण करें। तो ऐसी व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय कि किसी भी क्षेत्र में भाग लेने का अवसर मिले। तो ये 6 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद पूछ ले आगे वाला, हमने 7 नंबर जो प्रस्तावना की विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे कि 7 नंबर विशेषता क्या है इसकी। 7 नंबर इसकी जो विशेषता है वो है स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। 7 नंबर स्वतंत्रता, नाम आएगा, समानता और भातृत्व। प्रस्तावना क्या कहती है? स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। स्वतंत्रता पूछ ले आपसे कि स्वतंत्रता क्या होती है? सभी को समान रूप से स्वतंत्रता मिले। कहने का मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको समान रूप से संविधान में क्या दी जाए? स्वतंत्रता। जैसे उदाहरण के तौर पे विचार व अभिव्यक्ति की अपनी बात कहने की और बात सुनने की, अपने विचारों को रखने की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जैसे आबाद भ्रमण की घूमने की, किसी भी स्थान पे घूमने के लिए जा सकता है, वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर बात करें जैसे आबाद निवास की किसी भी स्थान पे रहने की क्या मिलनी चाहिए? उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में देख लो, चाहे विचार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में देख लो, धर्म के क्षेत्र में भी क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ उदाहरण देके आपको बताया कि सभी नागरिकों को समान रूप से क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता। सभी नागरिक उसका उपयोग कर सके, पालन कर सके। बात ये चलती। फिर आगे वाला इसमें है समानता। समानता है स्वतंत्रता का पूरक है। मतलब कि उल्टा, समानता है वो स्वतंत्रता का क्या है? पूरक है। पूरक का कहने का मतलब कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उल्टा है, ये 2 आयामों को अपनाया गया इसमें।
कितने आयाम अपनाए गए हैं भारत के अंदर? 2 आयाम। कि समानता के कितने आयाम अपनाए गए हैं भारत देश के अंदर? 2 आयाम अपनाए गए हैं। पहला आयाम पूछ ले आपसे, पहला आयाम कहोगे कि प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा अवसर की समानता, अवसर की समानता। बात चल रही है कि समानता है वो स्वतंत्रता का क्या है? पूरक है, उल्टा है। कितने आयाम अपनाए गए हैं इसके अंदर? 2 आयाम अपनाए गए हैं। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, कि एक दूसरे का सम्मान करना, नागरिक हैं वो एक दूसरे नागरिक का सम्मान करना, चाहे वो महिला हो या अन्य किसी भी प्रकार से। अवसर, किसी भी प्रकार का अवसर हो सकता है, आगे बढ़ने के जो अवसर, पैमाने का अवसर हो, या फिर अपने विचार रखने का अवसर हो, या भाग लेने का अवसर हो, तो किसी भी प्रकार के अवसर की बात चले तो उसमें सभी क्या होना चाहिए? समान। फिर है 3 नंबर जो पॉइंट है अपना, इसमें भातृत्व है। कौन सा पॉइंट है? भातृत्व। आपसे पूछ ले कि इसका अर्थ क्या होता है, तो कहोगे इसे बंधुता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बंधुता। कि भातृत्व या बंधुता मित्रता की तरह 10 सितंबर 1948 10 सितंबर 1948 10 सितंबर 1948 को इसे क्या कर लिया गया था भाई? प्रथम अनुच्छेद में अपनाया गया। 10 सितंबर 1948 को इसे भारतीय संविधान के, कौन से संविधान के? भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में अपनाया गया। आपसे पूछ ले कि बंधुता शब्द को कब अपनाया गया था, या बंधुता को 10 सितंबर 1948 को पूछ ले कि दिसंबर 10 दिसंबर 1948 को इससे भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में अपनाया गया। पहला जो अनुच्छेद है उसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और समान अधिकारों में समान हैं। क्या कहता है कि सभी नागरिक क्या हुए? स्वतंत्र हुए, सभी को समान नागरिक, जितने भी नागरिक है समान अधिकारों का उपयोग है। कहने का मतलब वो अपने विवेक, अपने विश्वास और अपने नजरिए की दृष्टि से कोई भी कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे को मित्रता के आधार पे। तो बात आ गई छात्र, कितनी विशेषताएं होंगी? 7। अब आगे वाले 8 नंबर आपसे पूछ ले कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का विकास। 8 नंबर जो इसकी विशेषता है वो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का विकास। तो ये अपनी इस आधार पे बात करें, लगभग प्रस्तावना है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अपना एक पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगी। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का विकास। 8 नंबर, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का विकास। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के विकास की बात करेंगे कि किस प्रकार से, कि भारत के नागरिक को क्या कहना है? भारत के नागरिक को क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद, सांस्कृतिक या फिर संप्रदायवाद के आधार पर को महत्व न देते हुए भारत की
एकता को महत्व देना। क्या कहना है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र का विकास कैसे करना है, तो किसी भी नागरिक को किसी भी क्षेत्रीय, जैसे अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जैसे कोई राजस्थान से है या फिर बात करें राजस्थान में भी अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कोई मेवाड़ क्षेत्र है, कोई मारवाड़ क्षेत्र है, कोई बात करें कि जांगल प्रदेश है या जांगल क्षेत्र है, तो ये अनेक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के आधार पे किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं देना, महत्व। प्रांतवाद जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से 28 भाषावाद, भारत में 22 भाषाओं को तो दर्जा मिल चुका है, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को दर्जा मिल चुका है और अनेक भाषाएं भारत में विद्यमान है। तो भाषा के आधार पर भी महत्व नहीं देना है किसी को। सांस्कृतिक की अनेक संस्कृतियां और उस संस्कृति के आधार पर भी नहीं देना है। और सांप्रदायवाद की अलग अलग संप्रदाय है, कहने का मतलब है कि अलग अलग यहाँ पे लोग विद्यमान हैं, अलग अलग यहाँ जाति के लोग रहते हैं, उसके आधार पे महत्व न देते हुए भारतीय एकता को महत्व देना, भारतीय एकता को अपनाना, ये बात कही है। अब आपसे पूछ ले, इसमें यहाँ बात हो गई भारतीय प्रस्तावना की विशेषता कंप्लीट हो गई। व्यक्ति की गरिमा को क्षेत्रीय, प्रांत, भाषावाद, सांस्कृतिक या संप्रदाय के आधार पर महत्व न देना, बल्कि भारतीय एकता के आधार पर महत्व देना। भारतीय प्रस्तावना में अखंडता शब्द को पूछ ले कब जोड़ा गया, एक शब्द आया था अखंडता, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक शब्द आया था अखंडता, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना को अब पूछ ले, जो अपनी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को न्यायपालिका ने क्या कहा है, प्रस्तावना को न्यायपालिका ने क्या कहा है, न्यायपालिका कहती है नए संविधान की कुंजी का है, क्या कहा है, संविधान की कुंजी। अब आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो न्यायपालिका ने कहा है। आपसे पूछ ले कि अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा वहत्य, क्या कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे संविधान की आत्मा वहत्य कहा है। पूछ ले कि के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, के.एम. मुंशी, भारतीय प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, तो कहोगे राजनीतिक कुंडली है। क्या है, राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली किसे कहा गया, प्रस्तावना को किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ये प्रमुख कुछ भाषाएं, परिभाषाएं थी जो आपके सामने हैं। जैसे न्यायपालिका कहती है अपनी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं संविधान की आत्मा वहत्य, के.एम. मुंशी राजनीतिक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ा और ये अपनी जो प्रस्तावना का जो गणित था वो क्लियर हो गया लगभग। मैं यही आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ में। अगर कोई बात ऐसी हो जो नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं।